अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लीफ कलर चार्ट के आधार पर धान की फसल में यूरिया का प्रयोग। केला की G9 प्रजाति किसानों के लिए किस तरह है लाभप्रद। हमारे राज्य के बहुत सारे किसान खरीफ मौसम में धान की खेती करते हैं और फसल से अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में वो यूरिया का प्रयोग अंधाधुंध मात्रा में करने लगते हैं, जिस कारण लागत खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही फसल पर कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसान भाई धान की फसल में यूरिया का प्रयोग लीफ कलर चार्ट के अनुसार करें तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और लागत खर्च भी कम हो जाएगा। तो लीफ कलर चार्ट का प्रयोग किस तरह से करना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत सिंह से। इस समय अगर हमारी मिट्टी को प्रबंधन करना हो, हमारे धान को अधिकतम उत्पादन लेना हो, तो हमें उस बात का ख्याल रखें। अगर किसान भाई जब हमारे कादो करने चल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि हमें एक फसल की अवधि में, धान की एक फसल की अवधि में लगभग 210 किलो यूरिया, लगभग 130 किलो DAP और 67 किलो के आसपास आपके पास पोटास चाहिए। साथ ही में अगर जिंक पोषक तत्वों की कमी है तो लगभग 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आपको जिंक सल्फेट खेत में डालना होगा। को प्रबंधन करने के लिए जो यूरिया का ऊपरी निवेशन करते हैं और जो फास्फोरस पोटास शुरुआत में जो उर्वरक देते हैं, तो इसको कितनी मात्रा में कब दें, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप लीफ कलर चार्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से अगर धान में कब उर्वरक की आवश्यकता है, किस समय उसको हमको उर्वरक का प्रयोग करना है, जिससे कि मिट्टी का स्तर खराब ना हो और पौधा का बढ़वार भी अच्छी तरह से बनी रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि आखिर ये लीफ कलर चार्ट क्या है। लीफ कलर चार्ट एक ऐसा पत्रक है जो कि कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न फसलों पर शोध कर पौधों की उर्वरक की मांग के अनुसार पत्तियों के रंगों को देखते हुए बनाया है। इसके रंगों की तुलना पौधे की पत्तियों के रंग से करने पर फसल में उर्वरक की कमी और अधिकता का पता लगा सकते हैं। फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। इसके लिए आपको एक जो लीफ कलर चार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं, उस लीफ कलर चार्ट का उपयोग करते हुए पौधे का हरापन का नाप लें आप। जब पौधा हमारा रोपाई करने के बाद 21 दिन का अवस्था में पहुंच जाए, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लीफ कलर चार्ट आपके पास ये उपलब्ध है, इस लीफ कलर चार्ट में आप पत्तों का रंग देख करके आप समझ पाएंगे कि हमको कितना मात्रा में यूरिया का ऊपरी निवेशन करना है। जैसे लीफ कलर चार्ट में जब हमारी पत्ती का रंग तीसरी अवस्था में पहुंच जाए, तीसरा स्टेप में पार कर जाए, तो वहाँ पर हमको 29 से 30 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का प्रयोग करें तो आप बेहतर परिणाम पा पाएंगे। इस लीफ कलर चार्ट का प्रयोग
आप हर 10 दिन के अंतराल पर आप अपने खेत में जाएं, सुबह में 8 से 10 के बीच में या शाम को 2 से 4 के बीच में, और अपने इस धूप की जो छाया आपके पास आ रही है उसको शरीर से ढक लें। उसके बाद जो स्वस्थ पत्ती है जिसपे कीड़े का किसी रोग का प्रकोप न हुआ हो, उस पत्ती का आप चयन करें। ऊपर से जो आपको दूसरी तीसरी पूरी तरह से परिपूर्ण पत्ती हो, आप उसका चयन करें। और चयन करने के बाद जो आपके पास चार्ट उपलब्ध है, ये कलर चार्ट, इससे आप उसको मैच कराएं। जब आपकी पत्ती का रंग तीसरी अवस्था तक पहुंच जाए तो आपको 29 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का प्रयोग करना है। उसके बाद लगभग 45 दिन के आसपास, 45 से 50 दिन के ऊपर आप देखेंगे कि पौधे में पुनः हरियाली की कमी हो गई है, यानी कि जो नाइट्रोजन आप खेत में दिए थे जो उसकी कमी दिखाई पड़ रही है। इस अवस्था में आपको शेष बचे हुए से 50 से 55 किलो आप नाइट्रोजन का उपनिवेशन करें तो बेहतर परिणाम पाएंगे। साथ में अगर इतना ध्यान देने की जरूरत होगी किसान भाई कि अगर हमारी लंबी अवधि की प्रजाति है तो हमारी 140 से 45 दिन की लगभग लग जाती है। उस अवस्था में एक यूरिया की जो शेष मात्रा जो 50 किलो बचा हुआ है आपके पास, उसका एक उपनिवेशन 65 से 70 दिनों पर कर दें। और इसके साथ आपके पास लगभग 17 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास बचा हुआ है, जो पोटास वाली खाद बचा हुआ है, उसका अगर उपनिवेशन कर देते हैं अंतिम गाभा निकलने की अवस्था में, तो देखेंगे कि आपका जो दाने का उत्पादन हुआ वो बहुत ही अच्छा होगा। आपका दाना पुष्ट अवस्था में और उसकी उत्पादकता जो बढ़ जाएगी, उसका वजन बढ़ जाएगा, जिससे आप पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। ये आपका अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारा राज्य बिहार में केले की खेती लगभग हर क्षेत्र में की जाती है, तो प्रदेश के जो भी किसान इस समय केला के नए बाग लगाना चाहते हैं तो वो इसकी स्वस्थ पौध का चयन करें और हो सके तो इसकी G9 प्रजाति को प्राथमिकता दें, क्योंकि इससे अधिक फलन प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, केले की G9 प्रजाति की विशेषताएं क्या क्या हैं और केले की रोपाई करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें, आइए जानते हैं। अभी बिहार में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना जो है चल रही है। इसके अंतर्गत किसानों को टिश्यू कल्चर केला का जो है योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें पौधा जो है विभाग के स्तर से उपलब्ध कराया जाता है किसानों को मुफ्त में, और वह अनुदान की राशि से उसकी कटौती कर ली जाती है। दूसरा, इसका जो टिश्यू कल्चर का जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वह सभी पौधों में का जो है हाइट एक समान होता है। इसका जो फल होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। इसमें जो घौद फल आते हैं उनका आकार ज़्यादा होता है। बाज़ार में इसका मूल्य जो है पूर्व में जो पौधे लगाते थे उसके तुलना में लगभग जो है 1.5 गुना के मिलता है। टिश्यू कल्चर जो है लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है और यह की पहचान है जो है पत्ती पे आप देखेंगे कि ब्लैकिश जो है धब्बा पाया जाता है। यह जो है जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है फिर वो धब्बा जो है धीरे धीरे हट जाता है। तो हमको जो है इस तरह किसान जो है पहचान सकते हैं कि वह टिश्यू कल्चर पौधा है कि नहीं है। तो इसमें जब किसान भाई लेते हैं तो वहाँ पे उनसे देख लें कि किस कंपनी से उन्होंने पौधा प्राप्त किया है। वो कंपनी का जो है उनके पास वाउचर होगा, उससे देखकर जो है संतुष्ट हो लें कि वह जो है सही में टिश्यू कल्चर G9 वैरायटी है, तब वो जो है उनसे क्रय कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने केले के टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा केले में और कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता कुमारी से। प्रभेदों के अंतर्गत रोबस्टा, कैवेंडिस, कुटिया, मुठिया, कचकेल, मालभोग, ये सारी किस्में बिहार के लिए हैं। कुछ इसमें बौनी प्रजाति की भी हैं और इसकी जो बुआई का समय है जून से जुलाई माह बेहतर है। और
अगस्त के प्रथम सप्ताह के बाद केले की बुआई नहीं करनी चाहिए। केले के बागों से अच्छा फलन प्राप्त हो, इसके लिए आप इसकी रोपाई से पहले खेतों की तैयारी किस प्रकार से करें तथा खेत की तैयारी के बाद गड्ढे किस तरह खोदकर रोपाई करें, आइए जानते हैं। इसको लगाने का सबसे बेहतर तरीका है कि सबसे पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई कर ले। जुताई करने के बाद पाटा चलवा दे और साथ ही साथ जितने भी खरपतवार हो उससे निकाल दे। वैसे तो केला हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, बशर्ते कि उसमें नमी की मात्रा हो और साथ ही साथ जो जैविक पदार्थ है उसमें अच्छे प्रचुर मात्रा में हो और जल जमाव वहाँ नहीं बनना चाहिए। जब हमारे किसान भाई खेत की जुताई कर लिए तो उसमें गड्ढा बना दे 50 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और जब रोपाई करने के समय उसमें तकरीबन 20 केजी कंपोस्ट, 1 किलो खल्ली और साथ ही साथ उसमें 50 ग्राम थाइमेट मिला करके गड्ढे को भर दे और गड्ढा भरने के बाद उसको सिंचाई कर दे। सिंचाई करने के बाद ही उसमें केले के पौधे को लगाए। रोपाई के पूर्व ताजे गोबर में कोई फफूंदनाशी दवा मिलाकर प्रकंदों को उपचारित कर लें, उसके बाद ही रोपाई करें। जब रोपाई हो जाती है तो हमारे किसान भाई इसमें सिंचाई अवश्य करें। इसके अलावा केले के टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों को खरीद कर भी किसान इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसकी रोपाई के लिए रोपण दूरी की अगर बात की जाए तो इसकी प्रजातियों पर ये निर्भर करता है। इसका विवरण इस प्रकार से है। रोबस्टा के लिए 1.5 गुना 1.5 मीटर, मालभोग के लिए 2 गुना 1 मीटर, केले के साथ मसाले की फसलों के लिए 3 गुना 3 मीटर दूरी रखते हैं। और आइए अब बात करते हैं इसमें खाद व उर्वरक प्रबंधन की, जो कि इस प्रकार से है। जब हमारा पौधा बढ़वार की स्थिति में रहता है तो उस समय 150 ग्राम नेत्रजन की आवश्यकता होती है और ये 150 ग्राम 4 किस्तों में पौधे को दिया जाता है। और प्रजनन अवस्था में 50 ग्राम नेत्रजन की आवश्यकता होती है, उसको 2 किस्तों में देना चाहिए। और साथ ही साथ फास्फोरस जो है 100 से 150 ग्राम आवश्यकता पड़ती है। और पोटाश की जो आवश्यकता है वो तकरीबन 100 ग्राम है। और इसको जो हमारे पौधे में फल पकड़ लेते हैं तभी देना चाहिए, उसको 2 किस्तों में। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अप्रैल और मई माह में ओल की फसल लगाई थी वो अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल की बढ़वार कई चीजों से बाधित होती है, जैसे कि खेत में जल जमाव, रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप, फसल में पोषक तत्वों की कमी इत्यादि प्रमुख है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए किसानों को अभी से ही कुछ जरूरी कार्यों को करना होगा, तभी आपकी ओल की फसल से आप आगे चलकर अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो वो कौन कौन से जरूरी कार्य हैं जिनको आप ओल की फसल में अपना सकते हैं, आइए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS सिंह से। किसान भाई, आप सभी लोग जो है ओल लगाए हैं, उस ओल में आपने उसका जो ओल का फसल होता है 8 महीने का फसल रहता है। तो अभी आपका जो ओल लगाया गया है लगभग 2 माह के आसपास होने की संभावना हो रही है, 45 से 60 दिन होने की तैयारी है। तो जो ओल लगाए थे आपने उसमें अच्छे तरह से जो किस्में था उसको लगाया गया, गजेंद्र ओल जैसे था जो है। तो उन ओल को जो है आपने बढ़िया ढंग से काट करके और टुकड़े में करके और उसको लाइन से लाइन पौध से पौध मेंटेन करते हुए आपने लगाया। किसान भाइयों, अभी आपकी ओल की फसल बढ़वार की उचित अवस्था पर है और इसमें खरपतवारों का काफी प्रकोप होता है, तो आपको खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा तथा खरपतवार नियंत्रण के साथ ही इस पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना जरूरी है तथा इसके बाद उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। और वहाँ पर जो भी खरपतवार है उस खरपतवार को जो है समूल रूप से हटा देना है और उस मिट्टी को ओल के किनारे किनारे लगाना है।
15 से 20 ये ग्राम यूरिया जो है आप उस ओल के पौधे पे आप देंगे। अगर चाहते हैं कि आप उसका तना उसको मजबूती रहे तो उसमें पोटास की मात्रा को जो है आप चाहें तो पर पौध जो है 10 से 15 ग्राम प्रति पौध उसको दे देंगे तो आपका पौध का जो है जो पोटास के कारण उसका तना मजबूत रहेगा। किसान भाइयों, इसकी फसल में कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है जो कि फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। तो किस प्रकार से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। अगर ऐसी महसूस होता है कि बीमारी कुछ काला राट लग रहा है, 1 लीटर पानी में जो है लगभग 2 से 2.5 ग्राम बेबिस्टीन का घोल बना करके ये ओल के पौध के ऊपर छिड़काव करेंगे। तो ओल के पौध के ऊपर छिड़काव करने से उसमें क्या है कि आपका पौध जो है अच्छे ढंग से विकसित होगा और उसके ऊपर से आप एक फंगीसाइड जो है फफूंदनाशक छिड़काव करने के लिए डाइथेम 45 या बेबिस्टीन का छिड़काव करेंगे, जिससे वो बीमारी अगर संभावना है काला राट आने की तो वो भी रुक जाए। ओल की फसल में तना गलन का भी आक्रमण उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर पानी का भराव अधिक होता है। ये एक मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कालर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। तो किसान भाइयों, इस रोग से निजात पाने के लिए आपको जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। और जल निकास के लिए विशेष सावधानी रखेंगे। हमारी जो नाली है उसमें जो है पानी बाहर निकल के चला जाए, वहाँ पानी न रुके। अगर पानी रुकता है तो ओल सड़ने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आप उससे जो है नुकसान होगा। इसलिए अभी समय रहते आप उसका अधिकतम लाभ लेने के लिए इन सुझावों को ध्यान रखें और उसका लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार से रामेश्वर शर्मा जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पाट की फसल में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो रामेश्वर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप जानते हैं येलो माइट पाट पर आक्रमण करती है, उसकी नई नई पत्तियों पर। आप देख रहे हैं कि पाट की ऊपर वाली 5-6 पत्तियां, 7 पत्तियां वह सिकुड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए शुरू से ही आपको सतर्क रहना है। ओ माइट, इसका भी 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। यह भी रासायनिक एक्रिसाइड है या माइटिसाइड है, तो इससे भी आपको माइट का कंट्रोल हो जाएगा। और इसका कंट्रोल करने का रेट जो है, जो डोज है, वह है 3 ml प्रति लीटर पानी में। किसान भाइयों, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि अभी बरसात का मौसम है और इस समय कब वर्षा हो जाएगी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी स्टिकर आप अवश्य मिला लें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। एक्वापॉनिक्स तकनीकी क्या है और किसानों के लिए किस तरह से है उपयोगी। गुणवत्ता युक्त फलों की पैदावार के लिए आंवला के बाग में पौध सुरक्षा उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।